आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कुलदीप कुमार जी जब जेएनयू में आए और वहां रहने लगे और पढ़ने लगे, तो जेएनयू का जो इमरजेंसी के पहले का जो साहित्यिक माहौल और इमरजेंसी के दौरान का साहित्यिक माहौल कैसा था। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि जेएनयू में किस तरह का साहित्यिक माहौल था। और ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक पक्ष है जिसकी की चर्चा न तो जेएनयू पर लिखी किताबों में मिलती है, न जेएनयू वालों की चर्चाओं में मिलती है। ये पहली बार ऐसी चीज है जो कि आपके सामने आएगी, क्योंकि अभी तक जो 3 एपिसोड हम लोगों ने किए हैं कुलदीप कुमार की डायरी के, उन तीनों एपिसोड में हमने उन्हीं बिंदुओं को सामने लाने की कोशिश की है जो कि अभी तक हिस्ट्री में दर्ज नहीं है। वे एकदम वाचिक इतिहास की परंपरा का हिस्सा रहे हैं। पहली बार वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑडियो हिस्ट्री में दर्ज हो रहे हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जगदीश्वर जी। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप जेएनयू आए तो जेएनयू में किस तरह का साहित्यिक माहौल था और किस तरह के साहित्यिक प्रश्न थे जिनसे कि छात्र शिक्षक वगैरह गुजर रहे थे। इनिशियली आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस समस्या पर? देखिए, जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ तो 1973 अगस्त में, तो उस समय वहाँ एक तो हिंदी बोलने वाले लोग कम थे, अंग्रेजी का बोलबाला था। तो मेरी जिन लोगों से शुरू में ही परिचय हुआ, जान पहचान हुई और जिन लोगों से फिर बाद में मित्रता हुई, उनमें प्रमुख थे एक तो पंकज सिंह और दूसरे त्रिनेत्र जोशी और देवी प्रसाद त्रिपाठी, जिन्हें बाद में लोग डीपीटी के नाम से जानने लगे थे। ये तीन इत्तेफाक से ये तीनों कवि थे। तो उस समय का माहौल ये था कि वो कुछ सुनीत चोपड़ा हमसे बहुत सीनियर थे, वो पीएचडी कर रहे थे, वो अंग्रेजी में कविता लिखते थे। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में खुशवंत सिंह एडिटर होते थे, उसमें उनकी कुछ कविताएं छपी भी थी। तो इस तरह से वहाँ थोड़े से लोग थे, क्योंकि जेएनयू की आबादी उस वक्त टोटल छात्रों की संख्या जो है वो शायद 500-600 रही होगी। तो कोई बहुत ऐसा मतलब गमगमाता हुआ कोई साहित्यिक माहौल नहीं था, लेकिन हम जो थोड़े से लोग थे वो आपस में मिलकर के साहित्यिक चर्चा करते थे और कविताएं एक दूसरे को सुनाते थे। और इस तरह से एक कविता लिखने के लिए, प्रेरणा के लिए जिस माहौल की जरूरत होती है वो था वहाँ। उससे क्या हुआ कि मेरा परिचय उस समय जो चर्चित कवि थे वो लीलाधर जगुड़ी, आलोक धनवा, वेणुगोपाल और ज्ञानेंद्र पति, ये इन लोगों से केवल इस कारण हुआ कि ये लोग जेएनयू आए। उसका कारण ये था कि पंकज सिंह की काफी व्यापक जान पहचान थी साहित्यिक जगत में, और त्रिनेत्र जोशी की भी थी, उतनी नहीं थी, लेकिन पंकज सिंह की ज्यादा थी। तो लोग पंकज सिंह के बहाने आते थे उनसे मिलने, और फिर हम लोग, क्योंकि हम पंकज सिंह के मित्र थे, तो हम लोगों से भी उन बैठक होती थी, बातें होती थी बहुत। तो आलोक धनवा को मैं 1973 से ही जानता हूँ और बड़ी अच्छी तरह जानता था। जगुड़ी जी को भी उस जमाने से ही जानता हूँ। तो ये क्रिएटिव माहौल था। पंकज सिंह कविताएं लिखते थे, मैं लिखता था। और उसके बाद अगले वर्ष 1974 में मनमोहन हिंदी विभाग में एमए करने आए, और तब तक भी उनका कुछ नाम हो चुका था। उत्तरार्ध में उनकी कविताएं छपती थी, और भी जो वामपंथी रुझान की पत्रिकाएं थी उनमें, तो तब तक उनका कुछ कुछ नाम हो गया था कवि के रूप में। वो अच्छे कवि थे और आज भी हैं। तो उनके साथ वो, क्योंकि मेरे सब वयस्क थे, पंकज सिंह तो मुझसे बड़े थे उम्र में, जोशी भी बड़े थे, लेकिन वो तो उनसे मेरी बड़ी दोस्ती रही। बाद में जो है वो तो खैर इमरजेंसी के बाद की बात है, बस यही लोग थे हम। तो बड़ा अच्छा माहौल था, और हम लोगों ने मिलकर के फिर जेएनयू लिटरेरी सोसाइटी का गठन किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय साहित्य सभा हम लोग कहते थे। और उसमें ये हुआ कि
कोई वहाँ इलेक्शन और इस सब की जो कोई जरूरत नहीं थी। पंकज सिंह उसके अध्यक्ष बने, मैं उसका सचिव बना, और हम लोगों ने ये योजना बनाई कि हम एक साइक्लोस्टाइल पत्रिका निकालेंगे। तो उसका एक अंक निकला, प्रयास उसका नाम हमने रखा, और उसमें हम लोगों की कविताएं छपी हैं। फिर हमने विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला हुआ था नागपुर में, मेरे ख्याल से जनवरी 1975 में हुआ था, तो वहां जाकर के हमने विरोध दर्ज कराया था। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे, वो हमने उस प्रयास पत्रिका में छापे। मुझे अभी भी याद है, मैंने 1974 की जो महान रेल हड़ताल थी, उस पे कविता लिखी थी। तो वो उस प्रयास में गई। मनमोहन ने एक बड़ी संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक, मर्मस्पर्शी कविता लिखी थी। जहां तक मुझे याद है, उसका शीर्षक तो याद नहीं है, लेकिन वो चिड़िया पे थी, गोरैया आके बैठती है, और थोड़ा मुझे अभी भी याद है। तो यानी ये एक इस तरह का माहौल था जिसमें क्रिएटिव काम करने की बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलती थी, और हम लोग लगातार लिखते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, तो और विचार विमर्श करते थे। जो विषय आपने कहा कि मुद्दे क्या थे उस वक्त चिंता के, तो उस वक्त शायद इसलिए क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में उस समय विचारधारा का मतलब सिर्फ मार्क्सवाद मान लिया गया था। तो इस बात पे बड़ी चर्चा होती थी, साहित्य में विचारधारा का क्या स्थान है, लेखक की कोई विचारधारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो विचारधारा से बंध जाता है तो क्या वो उतना रचनाशील रह पाता है, या वो अपनी रचनात्मकता को उस विचारधारा में किसी तरह फिट करने की कोशिश करता है। तो जो दक्षिणपंथी खेमा था, वो लगातार साहित्य में विचारधारा का विरोध करता था। और जैसे हमारे यहाँ जेएनयू में फ्री थिंकर्स का ग्रुप बना था, जो राजनीति में विचारधारा का विरोध करता था, कहता था हम तो मुक्त चिंतक हैं, हम किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं है। तो मुझे याद है, मैंने साहित्य सभा के सचिव के तौर पे वहाँ कई जो है वो सभाएं आयोजित की, जिनमें नामवर सिंह बोले। उस समय अनिल भट्टी थे, जर्मन विभाग में जर्मन पढ़ाते थे, और बहुत प्रखर बौद्धिक थे। अभी दुर्भाग्य से हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो वो और एक बहुत ही प्रखर बौद्धिक थे, जो अब अमेरिका में शायद कोलंबिया विश्वविद्यालय में है। मेरी बड़ी अच्छी मित्रता थी उनसे, सुदीप्तो कविराज। तो सुदीप्तो कविराज भी हमारा स्टैंडर्ड टॉपिक हो गया था साहित्य और विचारधारा। तो इस विषय पे अब मुझे ये भी अब याद आ रहा है कि एक बार अमृत राय आए थे। अमृत राय की भी हमने इस तरह की गोष्ठी रखी थी साहित्य सभा के बैनर के नीचे। तो अमृत राय भी इस विषय पे बोले थे। तो इस विषय पे अमृत राय, नामवर जी और सुदीप्तो कविराज, अनिल भट्टी और भी अनेक लोग जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अब इस वक्त, तो वो बहुत सारी हमने इस तरह की गोष्ठियां आयोजित की थी, जिनमें और विभागों के छात्र जाहिर आते थे और बड़ी चर्चा रहती थी। तो एक छोटा सा विश्वविद्यालय, छोटी सी कम्युनिटी थी हमारी स्टूडेंट्स की, लेकिन फिर भी उसमें एक साहित्यिक माहौल था और एक रचनात्मक ऊर्जा, रचनात्मक ऊष्मा वो बनी रहती थी। अच्छा, ये जो रचनात्मक ऊर्जा और रचनात्मक ऊष्मा थी, ये जो लेखक थे, ये क्या राजनीतिक तौर पर भी कैंपस में एक्टिव थे? हाँ थे, जैसे सुनेत्र जोशी और तो उस समय एक छोटी सी हिंदी में पत्रिका जैसी निकालते थे, साप्ताहिक थी शायद या मासिक थी, सिलसिला नाम से, जहाँ तक अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है। और वो नक्सलवादी रुझान के थे। पंकज सिंह भी अब नक्सलवादी रुझान के थे। तो ये लोग उस तरह से एक्टिव नहीं थे कि चुनाव लड़ते हो, लेकिन अपनी विचारों को जो है वो व्यक्त करते थे, लोगों के सामने बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेते थे। तो इस स्तर पे वो विचारों के स्तर पे सक्रिय थे। विश्वविद्यालय की राजनीति में
चुनाव लड़ना या किसी संगठन में शामिल होना उस तरह से सक्रिय नहीं थे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो लेखक जो के रूप में जो ग्रुप आप लोगों का विकसित हुआ वहां, उसमें ये एक कॉमन समझ थी कि साहित्य का राजनीति से संबंध होना चाहिए। नहीं होना चाहिए नहीं, समझ ये थी कि साहित्य का राजनीति से संबंध है। ओके। और साहित्य का विचारधारा से संबंध है। ओके। बाद में जब मनमोहन आए तो मनमोहन मथुरा में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में और सीपीआईएम में सक्रिय थे, तो वो जो है वो यहाँ आकर के एसएफआई में जो है सक्रिय हुए। लेकिन बाकी और लोग जो थे उनके कोई संगठनात्मक उस समय विश्वविद्यालय में कोई ऐसे सूत्र नहीं थे। लेकिन ये था कि उस वजह से ये जिन कवियों का मैंने नाम गिनाया, उनके अलावा भी जैसे जब बाद में सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस खुला, भारतीय भाषा केंद्र, और जी उसके अध्यक्ष होकर के आए, तो बहुत से बड़े नामचीन साहित्यकार उनसे मिलने आते थे। और उस समय बड़ा खुला हुआ माहौल था यूनिवर्सिटी का। हम लोग नामवती के कमरे में ऐसी घुस जाते थे, बैठ जाते थे, उनसे गप्पे लड़ाते थे। वहाँ कई बार ऐसा हुआ, जैसे एक बार ये कमलेश तो लगातार आते थे उनसे मिलने, कुछ समय पहले निधन हुआ। तो वो हिंदी के कवि थे और पहले तो लोहियावादी थे, बाद में वो उनका कुछ और दूसरी तरफ रुझान हो गया, हिंदुत्व की तरफ। लेकिन वो आते थे। और भैरव प्रसाद गुप्त भी एक बार आए, दूधनाथ सिंह भी आते थे। वो तो पंकज सिंह के भी मित्र थे, और वो वगैरह। तो इन सब से जो है वो मेरा परिचय और कुछ से मित्रता उसी दौरान हुई। और ये जो है उस समय मेरा सौभाग्य है कि मैं इन लोगों से मिल पाया और सब जान पहचान हुई, परिचय हुआ, कुछ से मित्रता हुई जो अंत तक रही।